Hi, welcome to Real Estate Real Insights. I'm Ankit Kothari, the brand manager and storyteller at Swati Procon. Here we'll talk everything related to real estate but with experts. So today I have Gaurav Rajyoguru with me, branch head at SBI, and we'll understand everything about home loans from him. Hello sir, welcome to Real Estate Real Insights. थैंक यू. My first question, होम लोन लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए. मुझे लगता है क्यों नहीं लेना चाहिए. देखिए, होम लोन एक ऐसा टूल है कि जो बिजनेसमैन एंड सेलर राइट बोथ दे कैन अवेल 4 लाख टैक्स बेनिफिट एवरी ईयर. जब तक आपका होम लोन चलेगा तब तक आपका ये बेनिफिट कंटिन्यू रहेगा. आपका जो प्रिंसिपल पोर्शन होता है वो ATC में 1.5 लाख तक आपको बेनिफिट देता है और 2.5 लाख इंटरेस्ट पोर्शन के जो आपको ATE में आपको बेनिफिट देता है टैक्स में. कई बार कैसा होता है कि 30% के स्लैब से लोग सीधा 10% के स्लैब में आ जाते हैं होम लोन की वजह से. अपने टैक्स में 30% पे करने के बदले 10% के स्लैब में आ जाते हैं. सो बिग सेविंग्स इफ यू टेक अ होम लोन. यस, 100%. दूसरा है बिजनेसमैन जो कई बार ऐसा सोचते हैं यार पैसा मेरे पास पड़ा है, मैं क्यों लोन लूँ. अगर वही पैसा अपने बिजनेस में लगाकर वो ज़्यादा अर्न कर सकते हैं कंपेयर टू होम लोन लेने से, बिकॉज होम लोन इज डजंट गिव देम एनी बेनिफिट्स उनके पैसों का. राइट. सो सिर्फ पैसे की ज़रूरत इज़ नॉट अ रीज़न, बट आपके पास एडिशनल फंड्स आ जाएं और आप उसको अपने बिजनेस में ज़्यादा अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं. बिल्कुल यूटिलाइज कर सकते हैं. होम वाले पार्ट में लोन लेना इज़ अ गुड आइडिया. कई बार पास में तो मैंने ये देखा हुआ है कि आज तो म्यूचुअल फंड काफ़ी मतलब फेमस है, बट उस टाइम पर म्यूचुअल फंड इतना फेमस नहीं था. बट लोगों ने होम लोन लेकर उनके पास पड़े पैसे को म्यूचुअल फंड में डाला, तो जो ग्रो म्यूचुअल फंड का हुआ ना, उतना होम लोन में उन्होंने इंटरेस्ट पे नहीं किया है. So home loan is the bread and butter loan that any individual should have. Yes. Interesting. So sir, what is the process of home loan? होम लोन बहुत सिंपल है. जब आप एक प्रॉपर्टी चूज़ करते हैं, प्रॉपर्टी का एक रेट डिसाइड करते हैं कि हमें इस रेट पर प्रॉपर्टी वो परचेज करनी है. उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हम इतनी अमाउंट का डॉक्यूमेंटेशन करेंगे. अगर डॉक्यूमेंटेशन फिक्स हो गया तो डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग उसका रिजर्व बैंक ने LTV क्लियर किया हुआ है कि अगर 30 लाख तक अगर आपको लोन लेना है तो उसका LTV 90% है. 30 लाख टू 75 लाख अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो उसका LTV 80% है. और 75 लाख के अगर ऊपर जाना चाहते हैं तो उसका LTV 75% है. अब मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बताऊं कि LTV का मीनिंग क्या होता है. तो LTV इज नथिंग बस जस्ट लोन टू वैल्यू. मान लीजिए कोई मैं डॉक्यूमेंट 50 लाख का बनवा रहा हूँ, तो 50 लाख फॉल इन 80% स्लैब, तो 50 लाख का 80% होता है 40 लाख. तो हम उस प्रॉपर्टी पे आपको मैक्सिमम 40 लाख तक लोन दे सकते हैं. दैट इज LTV. श्योर. सर एक स्टेप पीछे लेते हैं. व्हेन आई एम गोइंग फॉर अ होम लोन, व्हाट आर द थिंग्स दैट आई शुड कंसिडर? देखिए, होम लोन कैसा है कि होम लोन लेने से सबसे पहली चीज़ है कि जो एकदम नॉर्मल पर्सन होता है उसकी वो अपनी पूरी मतलब कमाई एक घर लेने के लिए डालता है, ठीक है ना. तो उसे पता नहीं होता है कि वो प्रॉपर्टी की लीगलिटी, टेक्निकलिटी कितनी क्लियर है या नहीं है. अगर वो होम लोन लेते हैं तो जिसकी वजह से क्या होता है, सबसे पहले तो उनका एक तो लीगल पूरा क्लियर हो जाता है. बिकॉज अगर किसी भी प्रॉपर्टी पे 1% भी डिस्प्यूट है तो बैंक लोन नहीं देगा. अगर बैंक ने लोन दिया है इट मीन्स वो प्रॉपर्टी 100% क्लियर है. तो वो निश्चिंत होकर वो रात को सो सकते हैं कि भाई उनकी प्रॉपर्टी मतलब कंप्लीटली क्लियर है. सेकेंड थिंग, जब वो लोन लेते हैं तो लोन लेने के साथ साथ क्या होता है कि एक सिंपल सी चीज़ है कि अगर मैंने अपने ऑन सोर्स से लोन ले ली, इट डजंट मेक एनी बेनिफिट टू मी. बट अगर लोन के साथ मैंने उसका एक छोटा सा इंश्योरेंस भी ले लिया ना, तो अगर इन चांस मुझे कुछ होता है तो वो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस से पे उसका लोन हो जाएगा. मेरी फैमिली के ऊपर उसका कोई बर्डन नहीं रहेगा. एक ये बहुत बड़ा बेनिफिट है होम लोन का. अब उसके प्रोसेस के बारे में जानते हैं. मैंने लोन लेना डिसाइड कर लिया तो मैं लोन लेने के लिए डिसाइड करूंगा कि भाई मुझे कहाँ जाना है. प्राइवेट बैंक में जाना है, नेशनलाइज बैंक में जाना है, या किसी और NBFCs में जाना है. तो अगर मेरे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी या तो प्राइवेट बैंक होगा या तो नेशनलाइज बैंक होगा. अगर नेशनलाइज बैंक में लेते हैं तो मैंने बताया आपको कि वो RBI के अकॉर्डिंग हमें LTV के साथ उसको जाना पड़ता है, ठीक है. लेकिन नेशनलाइज बैंक से लोन लेने से सबसे बड़ा बेनिफिट उनका ये होगा कि उनका जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन मेथड है ना, वो डेली रेस्ट होगा. ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा बट मैं उसको एक सिंपल लेमन लैंग्वेज में बताऊं. मान लीजिए मैंने 10 लाख का लोन लिया है. 10 लाख का लोन का मैं EMI हर महीने 10,000 रुपये भर रहा हूँ. तो उसमें डेली इंटरेस्ट रेट मेथड में क्या होता है कि आज पहली तारीख को मैंने अगर इंटरेस्ट भर दिया
तो आज के आज ही मेरा उतना प्रिंसिपल कम हो जाएगा। एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि आपका 20 लाख का होम लोन चल रहा है, आज आपने 5 लाख रुपए अपने अकाउंट में डाल दिए। अगर यही के यही लोन आपका नेशनलाइज बैंक में चल रहा है तो आज के दिन आपको कल से 15 लाख रुपए के पर ही इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि 5 लाख डालें, 20 लाख आपका आउटस्टैंडिंग था तो 15 लाख बचा आपका। तो डेली रेस्ट में क्या होगा कि कल ही आपको उसका इफेक्ट मिल जाएगा। जबकि प्राइवेट बैंक्स में क्या होता है ये कि ये इफेक्ट आपको एंड ऑफ द मंथ मिलेगा। जो 5 लाख रुपए आपके सेविंग में थे, जो 4% आपको इंटरेस्ट दे रहे थे, वो आपने लॉस करके इसमें डाले। मान लीजिए इसमें आपका 7% इंटरेस्ट चल रहा है, 5 लाख का कम होना है वो नहीं होगा, तो अल्टीमेटली 7 + 4 11% का लॉस करेंगे आप 5 लाख का। बाकी दूसरी मतलब प्राइवेट बैंक्स और एनबीएफसीज में ये जो कैलकुलेशन मेथड होता है वो मंथली भी होता है, क्वार्टरली भी होता है, किसी किसी में हाफ ईयरली भी होता है। तो जो पैसा मैं आज भर रहा हूँ उसका इफेक्ट मुझे 1 महीने बाद मिलना है। श्योर। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है होम लोन लेने का। So sir, taking a loan is a very good idea. Can you generally explain the whole home loan journey of a person who takes a home loan? देखिए इसमें कैसा होता है कि जब मैंने लोन लेना डिसाइड किया तो लोगों के दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि यार लोन क्यों लूँ मैं। लोन मैं लेता हूँ, मान लीजिए मैं 20 लाख का लोन लेता हूँ तो 20 साल में मुझे उसका 42 45 लाख पे करना पड़ता है। तो ये दिमाग में आता है कि यार इतना सारा अमाउंट मैं पे करूँ, उससे बेटर है कि मैं खुद ही पैसों से ले लूँ। बट इसका एक सिंपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। से फॉर एग्जांपल आप एक 20 साल के लिए 20 लाख का होम लोन लेते हैं और इसके अंदर एक बैंकिंग का एक 70 रूल 72 है कि जो प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको आप 72 से डिवाइड कर दीजिए, तो उसका जो आपको प्रोपोर्शन मिलेगा ना, उस प्रोपोर्शन पे आपका अमाउंट डबल हो जाता है। तो राइट नाउ आज के रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हर 10 साल में आपका पैसा डबल होता है प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो से फॉर एग्जांपल मैं 20 साल के लिए अपना होम लोन ले रहा हूँ और 20 लाख रुपए मैं कहीं किसी बैंक में मैं रख रहा हूँ, तो 10 साल में वो मेरे 20 लाख के 40 लाख होंगे और वो 40 लाख 20 साल में 80 लाख होंगे। जबकि मैं होम लोन 20 लाख का 45 लाख ही भर रहा हूँ, फिर भी मुझे 35 लाख का बेनिफिट है। ये क्यों है? होम लोन के इंटरेस्ट रेट्स की वजह से या रूल ऑफ 72? सर थोड़ा सा अगर आप बता सकें कि होम लोन का इंटरेस्ट रेट क्या है। प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट विथ 6.5, 6.5% से होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट होता है अप टू 7, डिपेंड्स ऑन योर सिबिल और एवरीथिंग वो जाता है। अब इसमें भी अगर आप टैक्स बेनिफिट लेते हैं तो 2% आपका और कम कर लीजिए तो आपको तो नेट 4.5 पे ही मिल रहा है होम लोन। तो ये एक आप बहुत बड़ा प्रॉपर्टी भी कर रहे हैं और साथ में 4.5% नेट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है आपके लिए। 4.5 इंटरेस्ट रेट बाकी चीज़ों के कंपैरिजन में कम है, ज़्यादा है? काफ़ी कम है ना। आप इंडस्ट्री में आज कहीं पर भी चले जाइए, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट किसी लोन का नहीं है कम। आप सिंपल गोल्ड लोन भी लेते हैं तो गोल्ड लोन भी आपको 8-9% से स्टार्ट होता है, जिसमें तो आप लिक्विड सिक्योरिटी दे रहे हैं। तो इतना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट किसी का नहीं है। और बिजनेस लोन तो 10% से स्टार्ट होते हैं। तो होम लोन कम इंटरेस्ट रेट में ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है, टैक्स बेनिफिट दे रहा है और उससे हम ओवरऑल एक प्रॉपर्टी को ओन कर रहे हैं। बिल्कुल। होम लोन के इंटरेस्ट रेट के अलावा और क्या फ़ायदे हैं जिससे एक इंडिविजुअल को बेनिफिट मिल सकता है? होम लोन मैंने बताया ना आपको कि होम लोन का लेने का बेनिफिट ये है कि आपका प्रॉपर्टी एकदम क्लियर हो जाता है और टाइटल क्लियर होने से क्या है कि आप निश्चिंत हो जाते हैं कि आपका प्रॉपर्टी पे कोई किसी का कोई राइट, कोई लीगल, कोई किसी प्रकार का केस पेंडिंग कुछ भी नहीं है। ये मतलब प्रॉपर्टी क्लियर हो जाता है किस तरह से? उसमें क्या होता है कि मान लीजिए जब आप होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो सभी बैंकों का अलग अलग प्रोसेस होता है। वो लोग सबसे पहले एडवोकेट के पास प्रॉपर्टी के पेपर्स भेजते हैं। वो एडवोकेट पिछले 20 साल 30 साल, कई बैंक 50 साल तक का भी उसका पूरा हिस्ट्री निकलवाते हैं सब रजिस्टर ऑफिस से। तो उसके अंदर कोई भी लीगल मैटर्स अगर पेंडिंग है तो वो उसके सर्च में आ जाते हैं, और अगर लीगल मैटर्स नहीं है तो उसका सर्च क्लियर आता है, और सर्च क्लियर आने से उसका टाइटल भी क्लियर हो जाता है। सो आज मैं अगर होम लोन लेता हूँ तो एक बैंक जैसे बड़ा इंस्टीट्यूशन लोन देने के लिए उसके पेपर्स चेक करता है और उसका मुझे डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। हाँ जी, बिल्कुल। कि मुझे पता चलता है प्रॉपर्टी क्लियर है, कोई लीगैलिटीज में फंसी हुई नहीं है। तो नॉट ओनली आई गेट इंटरेस्ट एंड लोन अमाउंट बेनिफिट बट आपका प्रॉपर्टी भी टाइटल क्लियर हो जाएगा। ओके। अच्छा, अब ये होम लोन लेने कोई आता है बैंक में तो उससे आप क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, देयर आर 2 कैटेगरीज। फर्स्ट इज सैलराइड पर्सन एंड सेकंड वन एज बिजनेसमैन। अब जो सैलराइड पर्सन है उनके डॉक्यूमेंट तो बहुत सिंपल है। उनके लास्ट 3 मंथ का सैलरी स्लिप चाहिए, लास्ट 2 ईयर्स के फॉर्म 16 चाहिए विथ ITR, और लास्ट 1 ईयर का उनका सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट। दैट्स इट। ये उनके इनकम पेपर हो गए। और उनके पर्सनल पेपर में उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड और उनका इन्वेस्टमेंट।
अगर उनका कोई लोन चल रहा है तो लोन के साथ उनका सेंशन लेटर और अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए। इतने सिंपल पेपर से उनका लोन हो जाता है फॉर सैलरीड। सैलरीड पर्सन। अगर बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन में भी दो चीज़ें हैं, या तो वो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं या पार्टनर्स हैं या प्रोपराइटर्स हैं। अगर प्रोपराइटर हैं तो सिंपल है, उनके लास्ट 3 ईयर्स के ITR, उनके कंपनी के फॉर्म के अकाउंट स्टेटमेंट ये चाहिए, और उनके पर्सनल डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, पैन कार्ड, और अगर कोई लोन चल रहा है उसके साथ तो उसके लोन के सेंशन लेटर और अकाउंट स्टेटमेंट। लेकिन अगर बिजनेसमैन है मतलब पार्टनर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं, अगर पार्टनर्स हैं तो पार्टनरशिप डीड, उनके पार्टनरशिप फॉर्म्स के सारे ITR विथ लास्ट 3 ईयर्स के, विथ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और उनके अकाउंट स्टेटमेंट। और डायरेक्टर्स हैं तो डायरेक्टर्स के उनकी कंपनी की AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और उनका DIN नंबर है। फिर उनके ROC की साइट से हम उसको सर्च करवाते हैं, मतलब उसमें थोड़ा लीगलिटी बढ़ जाता है। बट ये सब लार्जली बेनिफिट यही होता है कि एक इंस्टीट्यूट से लोन लेते हैं तो अश्योरिटी भी रहता है और आपको क्लैरिटी भी पता चल जाता है प्रॉपर्टी। बिल्कुल। तो सर अगर मैं एक फर्स्ट टाइम बायर हूँ और मैं 50 लाख का होम लोन ले रहा हूँ एज अ सैलरीड पर्सन, तो मेरा जर्नी क्या होगा बैंक के साथ और उसके नंबर्स क्या होंगे मोटा मोटा फॉर अ बैंक? देखिए, आप अगर सैलराइड हैं, आप डिसाइड करते हैं कि मुझे लोन लेना है, ये तो मतलब सभी के लिए है, तो देयर आर सर्टन प्लेटफॉर्म्स, उनको कहाँ से कैसे लोन लेना है। और एंट्री लेवल बहुत इजी है, आप नेट पे जाके सर्च कीजिए, ऑनलाइन होम लोन अप्लाई की ऑप्शन है। आप जिस बैंक से लेना चाहते हैं उस बैंक की साइट पर जाकर भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ऐसा नहीं करना है तो कैसा होता है, आप नज़दीक आपका जहाँ सैलरी अकाउंट है या आपका जो बैंकर है, वो बैंकर से जाके भी आप पूछ सकते हैं। और एक बार पूछने के बाद अगर कंफर्म आपका सैलरी की इनकम के हिसाब से आपका लोन बैठ रहा है तो विद इन 4-5 डेज आपका लोन हो सकता है। अच्छा, इतना शॉर्ट पीरियड में? बिल्कुल। सो अगर मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ तो मुझे उस जर्नी में कब होम लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए? इनिशियली करना चाहिए, बिकॉज इनिशियली करने से क्या है, आप बुकिंग अमाउंट दे देंगे, और अगर कल को उठ के कुछ पता चला कि इस प्रॉपर्टी में कुछ पेंडिंग है, कोई लीगल सूट चल रहा है, तो बाद में फिर आप बुकिंग अमाउंट रिफंड नहीं ले पाएंगे, या तो लेने में बहुत दिक्कत होगी। इससे बेटर आप पहले ही बैंक का अप्रोच कर लीजिए कि मुझे ये लोन लेना है, ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आप देख लीजिए, तो बैंक अपने अकॉर्डिंग अपने एडवोकेट से चेक करवा लेगा। अगर प्रॉपर्टी क्लियर है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। एक लार्जर मैथमेटिक्स सर क्या होगा, अगर मैं एक 50 लाख का होम लोन ले रहा हूँ तो टिपिकली कितना इंटरेस्ट रेट होता है, कितना EMI होता है मंथली, एंड ऑफ 20 इयर्स वो कितना लोन अमाउंट होगा? जस्ट फॉर एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड। से फॉर एग्जांपल आज आप लोन लेने जा रहे हैं, ठीक है, आपने डिसाइड किया मुझे लोन लेना है। अभी तो ऑलमोस्ट सारी बैंकों में फेस्टिवल ऑफर चल रहा है, तो प्रोसेसिंग फीस तो आपको देना नहीं है। और उसमें भी अगर वो प्रॉपर्टी जो आप परचेस कर रहे हैं, वो प्रॉपर्टी अगर बैंक से टाई अप है तो आपको लीगल और वैल्यूएशन का भी पैसा नहीं देना है, वो भी पैसा आपका बच जाएगा। उसके आगे जब आपका लोन सेंशन होगा, लोन सेंशन होने के बाद लोन डॉक्यूमेंट होते हैं। लोन डॉक्यूमेंट में हार्डली 1200-1500 रुपये का ई स्टैंपिंग होता है। वो स्टैंपिंग करने के बाद आपके लोन डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट होंगे। लोन डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद वो बिल्डर के फेवर में या तो DD निकालेंगे या तो उनको RTGS करेंगे। वो RTGS होने के बाद आपका लोन सेंशन सब प्रोसेस खत्म हो गया। उसके बाद आपका सेल डीड होगा। सेल डीड होने के बाद आपको सेल डीड होने से पहले आपको DD का जेरॉक्स दिया जाएगा, वो उसमें मेंशन होगा सेल डीड में। सेल डीड में मेंशन होने के बाद आपका सेल डीड रजिस्टर होगा। रजिस्टर सेल डीड जब आप बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो आपको ओरिजिनल DD दे दिया जाएगा, जो आप बिल्डर को हैंड ओवर करके आप घर अपना ले सकते हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के लोन में क्या डिफरेंस है? दे आर सेम, कोई फर्क नहीं है उसमें। सिर्फ इतना है, अंडर कंस्ट्रक्शन में आपको मोरेटोरियम मिलेगा और रेडी टू मूव में आपको मोरेटोरियम नहीं मिलेगा। इफ यू कैन से अ लिटिल बिट अबाउट व्हाट इज दिस मोरेटोरियम? दैट मोरेटोरियम इज वन काइंड ऑफ रिलैक्सेशन टू रीपे द EMI। आपको EMI, मान लीजिए मेरा अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, अभी तो वो बन रहा है, मैं कहीं पर रेंट पर रह रहा हूँ, तो मैं EMI और रेंट दोनों एक साथ नहीं पे कर पाऊंगा। इसीलिए बैंक ने ऐसा डिसाइड किया कि जब तक आपको पोजीशन नहीं मिलता है तब तक आप सिर्फ इंटरेस्ट पे कीजिए, आपका EMI पे नहीं होना है अभी। और वो लोन अमाउंट बैंक बिल्डर को तुरंत कब पे करेगा? वो पार्ट में जाएगा अंडर कंस्ट्रक्शन में, अप टू द कंस्ट्रक्शन स्टेज। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन बढ़ता रहेगा वैसे वैसे उनको लोन डिस्बर्स होता रहेगा। और मैं जब फिर रेंटेड अपार्टमेंट से खुद के घर में शिफ्ट हो जाऊंगा तो आपका फुल EMI स्टार्ट हो जाएगा। ओके। एक 50 लाख का लोन का एग्जांपल लें तो मुझे फर्स्ट मंथ से कितना टिपिकली पे करना होता है? 50 लाख अगर आप 20 ईयर्स के लिए लेते हैं तो आपका मोटा मोटा EMI आएगा 38,000। ओके, आपको एकदम एग्जैक्टली ऑन। ये 10 साल हो गए इंडस्ट्री में। सो 50 लाख के लोन पे आपने कहा कि 38,000 EMI होता है, मतलब
मैं 20 साल तक हर महीने 38,000 38,000 आप पे कर सकते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेट हो सकता है 100-200 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है। एंड उसमें कितना इंटरेस्ट होता है? 50 lakhs के लोन में 20 ईयर्स में आप मोटा मोटा मैं आपको बता दूं 1 करोड़ तक पे करेंगे, उसमें ऑलमोस्ट आपका 50 lakhs इंटरेस्ट जैसा जाएगा। सो हर साल में कितना इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ ऐसे? आप देखिए ना, उसमें आप 4-4.5 लाख रुपए इंटरेस्ट पे करेंगे। तो मुझे टैक्स में कितना बेनिफिट मिलता है? 4 lakhs, 1.5 lakhs ATC में, और इंटरेस्ट पोर्शन जो आपका 2.5 lakhs का होगा वो ATE में आपको रिबेट मिलेगा। सो दैट्स व्हाई होम लोन इज इंटरेस्टिंग बिकॉज बिल्कुल होम लोन तो लेना ही चाहिए। अगर मेरे पास जेब में पैसे पड़े हैं तो मुझे अपने पैसों से नहीं, बैंक के लोन से ही घर परचेस करना चाहिए। एंड जो मैं इंटरेस्ट में पे कर रहा हूँ वो मैं वैसे भी टैक्स में सेव कर रहा हूँ। सेव कर लोगे, जबकि मैं एक साथ अपफ्रंट 50 लाख पे भी नहीं कर रहा, तो मुझे वो 50 लाख का इनकम एक साथ नहीं देना पड़ रहा है एंड मुझे उसका बेनिफिट भी मिल रहा है क्योंकि मैं वो फंड्स कहीं और यूज बिल्कुल आप उसको बिजनेस में लगा सकते हैं, आप उससे और भी कुछ यूज कर सकते हैं। अच्छा सर, फर्स्ट टाइम अपार्टमेंट होम लोन लेते हैं और सेकंड होम का लेते हैं, उस सब में कुछ डिफरेंशिएशन होता है या? देखिए उसमें कैसा है कि अप टू 2 होम लोन है ना, वो अलाउड है, 2 घर आप ले सकते हैं। अभी लास्ट 31/3/2021 से सब्सिडी थी सबके लिए, वो सब्सिडी गवर्नमेंट ने बंद कर दी है। अब 6 लाख तक की जिनकी इनकम है वो लोग इस सब्सिडी के लिए एलिजिबल है, उससे ज़्यादा वाले एलिजिबल नहीं है। और 2 घर अगर आपके हैं, तीसरा घर लेंगे तो उसमें CRE रेट जाएगा, अदरवाइज 2 घर तक आप अलाउड है, आप ले सकते हैं। सर लोन्स के कुछ टाइप होते हैं, जैसे हमने सुना फ्लोटिंग है ये, तो हाँ, थोड़ा बिल्कुल। लोन डिस्क्रिप्शन। देखिए लोन के 2 टाइप होते हैं, एक रेगुलर टर्म लोन होता है और दूसरा जो होता है वो आप लेमन लैंग्वेज में उसको कह सकते हैं ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट में किस तरह से होता है कि उसको आप एक सेविंग अकाउंट की तरह यूज़ कर सकते हैं, उसमें आपको बाकायदा चेकबुक मिलता है, आपको नेट बैंकिंग मिलता है, एडिशनल अमाउंट जो भी मेरे पास है मैं उसको लोन में डाल दूंगा तो उतना इंटरेस्ट मुझे कम लगेगा, और अगर मुझे जब चाहिए तो वो मैं फंड यूज़ भी कर पाऊंगा। रेगुलर में टर्म लोन होता है, उसमें आपने एक बार भर दिया फिर आपको उसको विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, उसमें आपके पास ऑप्शन होता है, इसमें नहीं है ऑप्शन टर्म लोन में। और लोन्स में इंटरेस्ट रेट्स के टाइप्स में भी कुछ डिफरेंट होता है? पहले एक्चुअली क्या था कि पहले MCLR था, MCLR से पहले EBR था, सॉरी EBR अभी है, उससे पहले बेस रेट था। बेस रेट बंद हुआ 2016 में, उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट लैंडिंग रेट आया 16, अभी 2021 में एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट RBI ने किया हुआ है, तो अभी EBR पे ही सारे लोन होते हैं। EBR के बारे में थोड़ा सा। एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट वो क्या होता है कि डिपॉजिट का रेट और एडवांसेस का रेट, उन दोनों के बीच का एवरेज निकालकर वो जो रेट RBI डिसाइड करती है, वो हाफ ईयरली होता है, वो मंथली होता है, वो फोर्टनाइटली होता है और 6 मंथ मतलब ईयरली भी होता है। तो अभी जो जितने भी होम लोन्स हो रहे हैं वो EBR पर ही हो रहे हैं, एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट पर। सर एलिजिबिलिटी बैंक्स क्या देखती है होम लोन देने के लिए? होम लोन के लिए एलिजिबिलिटी सिंपल है, उसमें भी 2 टाइप्स है, मैंने बताया आपको, जैसे सैलराइड और नॉन सैलराइड। सैलराइड का लास्ट 2 ईयर्स का कंटिन्यूएशन जॉब होना चाहिए। मान लीजिए उन्होंने जॉब चेंज किया है बट 2 ईयर्स कंटिन्यूएशन है तो वो होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बिजनेसमैन के केस में लास्ट 3 ईयर्स उनका कंटिन्यूस बिजनेस होना चाहिए और लास्ट 3 ईयर्स में कभी भी उनका लॉस नहीं होना चाहिए बिजनेस में। आप प्राइवेट, पब्लिक, नॉन कोऑपरेटिव, NBFCs, इन सब बैंक्स के बारे में थोड़ा, अगर उनके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स या क्या डायरेक्शन में जाना चाहिए उसका कुछ इंसाइट दे सके। देखिए प्राइवेट बैंक्स क्या है, प्राइवेट बैंक्स के अंदर प्रोसेस बहुत ईजी है। प्राइवेट बैंक्स के अंदर दूसरी चीज़ है डॉक्यूमेंट नहीं, वो प्रॉपर्टी वैल्यू पर लोन देते हैं। कई बैंक है तो प्रॉपर्टी वैल्यू के अप टू 90% भी लोन दे देते हैं, और उनका जो सैलरी का मतलब डॉक्यूमेंट वैल्यू होता है उनके 150% तक भी जा सकते हैं। जबकि किसी भी नेशनलाइज बैंक में क्या होगा कि वो जो डॉक्यूमेंट वैल्यू होगा उसके LTV के अकॉर्डिंग ही वो लोग लोन दे पाएंगे। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 30 लाख तक का लोन है तो वो 90% के स्लैब में जाएगा, बट 30 लाख से 75 लाख है तो वो आपका 80% के स्लैब में जाएगा, और 75 लाख के ऊपर तो 75%। बट उसमें कई बैंकों में आज ऐसा देखा जा रहा है कि वो लोग 90% तक पहुंचने के लिए दूसरे टूल्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे उनको टॉपअप दे दिया, उनके फर्नीचर के कुछ पैसा ऐड कर दिए, रिनोवेशन के पैसा ऐड कर दिया, तो वो भी 90% तक अब जा रहे हैं। तो लोन्स में एक तो ये है कि एक्चुअल जो हाउस कॉस्ट है उसका कितना परसेंटेज लोन अमाउंट मिलता है, उसके अलावा दूसरे क्या डिटेल्स या बेनिफिट्स है पब्लिक वर्सेस प्राइवेट में, या पब्लिक में या सेक्टर बैंक में क्या है जो? देखिए मेरा एक्सपीरियंस आज ये बता रहा है कि कई मैंने ऐसे अपार्टमेंट्स, कई बिल्डिंग्स ऐसे देखे हैं कि जिसमें लीगल सूट या कुछ पेंडिंग कुछ चल रहा है पर फिर भी प्राइवेट बैंक्स ने लोन दिया हुआ है,
और नेशनलाइज बैंक इस चीज़ों में बहुत पर्टिकुलर है, अगर उसमें कुछ भी लीगली कुछ भी इशू है तो वो लोग लोन नहीं देंगे। So if you can summarize the overall home loan experience. देखिए, आज मिडिल क्लास आदमी के लिए एक घर लेना एक सपने से ज़्यादा हो गया है, ठीक है ना। और अगर मैं घर लेना डिसाइड करता हूँ तो डेफिनेटली मुझे लोन से ही लेना चाहिए, क्योंकि क्या है कि मैं अपने जीवन भर की पूरी सेविंग्स उसमें डाल रहा हूँ, है ना, और मैं अपना एक सपनों का घर बना रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे डेफिनेटली लोन लेना ही चाहिए, और लोन से ही मुझे उसको एक्वायर करना चाहिए। So technically, but in summary, home loan का क्या benefit है सर? देखिए, होम लोन से मैंने बताया ना आपको कि होम लोन से क्या होता है कि अगर मेरे पास पैसे पड़े हैं तो भी मुझे लोन से ही जाना चाहिए। वो पैसों का मुझे कहीं, अगर मैं बिजनेसमैन हूँ तो मैं बिजनेस में यूज़ कर सकता हूँ, अगर मेरे पास और पैसे पड़े तो मैं कहीं इन्वेस्ट करके और ज़्यादा रिटर्न्स पा सकता हूँ कंपेयर टू होम लोन, क्योंकि होम लोन के अपने बेनिफिट्स हैं, टैक्स बेनिफिट्स हैं, और भी अलावा सारे बेनिफिट मैंने बताया आपको। तो होम लोन से ही मुझे घर एक्वायर करना चाहिए। होम लोन के इंटरेस्ट रेट्स के बारे में अगर आप ओवरऑल बता सके कि पिछले 10 साल में आपने क्या ट्रेंड देखा है? होम लोन का इंटरेस्ट रेट मैंने 12% भी देखा है, और होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने अभी 6.5% भी देखा है। तो होम लोन का डायनेमिकली जो रेशियो है वो अभी डिक्लाइनिंग ट्रेंड में ही है, और हो सकता है इससे भी आगे कम हो। सो होम लोन इज़ वन ऑफ द गुड थिंग्स टू। बिल्कुल बिल्कुल। Thank you, Gaurav bhai, for coming here. It was enlightening to know your whole viewpoint on home loan, and I think we all have benefited with the insights that taking a home loan is the obvious choice to make, and the benefits are immense. Stay tuned. We'll come up with more experts and more insights. Thank you. Thank you.